हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी बुक आरोह काव्यखंड का चैप्टर 3 कविता के बहाने, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण जी ने इस कविता में कविता की शक्ति पर प्रकाश डाला गया है और वो कहते हैं कि कविता में चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों की क्रीड़ा तीनों का समावेश है। उन्होंने कविता के अस्तित्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। इस कविता के अंदर कविता के अस्तित्व से जुड़े हुए कुछ सवाल उठाए हैं। कविता के अस्तित्व को देखने से पहले हम कवि के विषय में जान लेते हैं। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी कई प्रमुख रचनाओं का उन्होंने लेखन किया। उसमें से कई काव्यग्रह है, प्रबंध काव्य है, कहानी संग्रह है और समीक्षा है। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया और अंत में सन 1917 में दिल्ली में उनका निधन हो गया। तो गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतापरक लेख, कहानियाँ और सिनेमा अन्य कलाओं की समीक्षा भी लिखी है। उन्होंने सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन और कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। उनकी कविताओं की मूल विशेषता है कि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनकी कविता का स्वभाव है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। यहाँ पर कुंवर नारायण की दो कविताएं ली गई है। हमारी क्लास 12 में कुंवर नारायण जी की दो कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह में ली गई है, और दूसरी कविता है हमारी कुंवर नारायण जी की बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं, यह भी संग्रह में संकलित है। पर पहले हम कविता के बहाने से करेंगे, जो इन दिनों संग्रह में ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। भाई आज का जो समय है ना, कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यात्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा, और भाई किसी भी दबाव से, यात्रा के दबाव से हम कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। भाई ये कविताओं की संभावनाओं को टटोलने का अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है। भाई इस कविता के माध्यम से कवि ने सिर्फ एक चिड़िया की यात्रा को बताया है, बच्चों के खेल क्रीड़ा को बताया है। फूल से लेकर बच्चे तक की एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चय है। भाई जो चिड़िया की उड़ान की सीमा है ना, वो फूल खिलने के साथ वो निश्चित की गई है। उतने ही समय में चिड़िया उड़ान भरेगी और फूल भी खिलने में उतना ही समय लेगा। लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। भाई फूल खिलने का भी समय निश्चित होता है, चिड़िया की उड़ान का समय भी होता है, लेकिन बच्चे के सपने असीम होते हैं। उनके खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है, और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहाँ रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन
खुद ब खुद टूट जाते हैं, वो चाहे घर की सीमा हो या भाषा की सीमा हो या फिर समय की हो, वो कोई भी सीमा हो, उसके बंधन स्वयं ही टूट जाते हैं। तो हम इसमें हम बताएंगे कि कवि ने कौन कौन सी भाषा इसमें यूज़ की है। कवि ने इसमें संपूर्ण कविता में चिड़िया शब्द पर जोर दिया है। उन्होंने इस कविता के वजूद को आशंका से परे बताया है। उसने इसके लिए चिड़िया से तुलना करके इसके समाधान हेतु दर्शाया है कि जिससे कविता में सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। संपूर्ण कविता में चिड़िया शब्द पर जोर देकर पद को भावपूर्ण बना दिया गया है। संपूर्ण कविता में यथार्थता का गुण विद्यमान है। कवि ने कुंवर नारायण जी ने भाषा बड़ी सहज, सरल और भावपूर्ण यूज की है इस कविता में। पर जो संपूर्ण कविता है वो प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। तुकबंदी के कारण गयता का गुण पैदा हो गया। तो इस तरह हमने कविता के विषय में पढ़ा। अब हम संपूर्ण कविता को करेंगे। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। हम कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस धर उस धर। कविता के पंख लया उड़ाने, उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। भाई कविता एक स्वच्छंद उड़ान है, भाई उसकी कोई बंदिश नहीं है। कविता की इस उड़ान को चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया की उड़ने की एक सीमा होती है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती। बाहर भीतर इस घर उस घर। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। भाई यह प्रत्येक जगह पर आज़ादी से विचरण कर सकती है, बाहर भी और इस घर से उस घर भी। कविता के पंख लगाकर उड़ने के बारे में चिड़िया भी कुछ नहीं मानती है। भाई कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। भाई चिड़िया भी कुछ भी नहीं जानती है कविता के पंख लगाकर उड़ने के बारे में। अर्थात जहाँ पर चिड़िया भी एक सीमा तक उड़ान भरती है, लेकिन कविता एक मन में उत्पन्न होने वाले भाव है जिनकी कोई सीमा नहीं है। भाई कविता जो है एक मन के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव है, वो उसकी भी कोई सीमा नहीं होती। वे भाव किसी भी हद तक उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस कविता में कहने का भाव यह था कि कवि आधुनिक समय को देखकर कविता के वजूद को लेकर आंशिक है। उसे शक है कि कहीं यात्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व समाप्त हो जाए। लेकिन कवि ने कविता को पूर्ण बताया है। कविता की उड़ान को चिड़िया भी नहीं जानती है, वह कहाँ तक जा सकती है। तो इस प्रकार हमने कविता की इन पंक्तियों की लाइन टू लाइन करी। अब हम इसको व्याख्या करेंगे और प्रसंग करेंगे। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोहों में संकलित हिंदी कविता के संक्षिप्त श्री कुंवर नारायण द्वारा रचित है। कविता के बहाने। कवि का मानना है, इन पंक्तियों में कवि का मानना है कि आज के आधुनिक युग में कविता का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि आज का युग यंत्रों का युग है। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर है। व्याख्या। कवि कहता है कि कविता कल्पना की उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देता है। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में यह भी कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है,
किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। भाई चिड़िया की उड़ान तो एक सीमित होती है कि यहाँ तक उड़ेगी, पर कविता में कल्पनाओं का दायरा सीमित नहीं होता। चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है। कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। इसमें क्या विशेषता बताई गई है कि कविता की अपार संभावनाओं को बताया गया है। सरल एवं सहज खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। कविता का मानवीकरण किया गया है। लाक्षणिकता है। कविता की उड़ान भला में अनुप्रास अलंकार है। और इसमें बताया गया है कि संपूर्ण पद में प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। तुकबंदी के कारण ज्ञेयता का गुण पैदा हो गया है। संपूर्ण पद में चिड़िया शब्द पर जोर देकर पद को भावपूर्ण बना दिया गया है। तो इस पैराग्राफ से, इस प्रसंग से रिलेटेड काव्य पद्यांश। कविता एक उड़ान है। कवि चिड़िया के बहाने पंक्ति का भाव बताइए। इस पंक्ति का अर्थ है कि चिड़िया को उड़ते देखकर कवि की कल्पना भी ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगती है। वह रचना करते समय कल्पना की उड़ान भरता है। भाई इस कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। यह जो कविता है, इस पंक्ति का भाव बताना है सिर्फ एक इस पंक्ति में। इस पंक्ति में कवि ने क्या बताया है? पंक्ति का अर्थ यह है कि चिड़िया को उड़ते देखकर कवि की कल्पनाएं भी ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगती है। भाई जब वो कवि चिड़िया को उड़ते हुए देखता है तो उसको देखकर कवि के मन में भी कल्पनाओं की ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगती है। वह रचना करते समय कल्पना की उड़ान भरता है। कविता कहाँ कहाँ उड़ सकती है? भैया कविता कहाँ कहाँ उड़ सकती है? कविता पंख लगाकर मानव के आंतरिक व बाह्य रूप में उड़ान भरती है। वह एक घर से दूसरे घर तक उड़ सकती है। चिड़िया की, भाई कविता की उड़ान व चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? चिड़िया की उड़ान एक सीमा तक होती है। भाई चिड़िया एक सीमा तक ही उड़ सकती है, परंतु कविता की उड़ान असीमित होती है। कविता की उड़ान व्यापक होती है। चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं जान सकती। भाई चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं जान सकती। कविता की उड़ान असीमित होती है। कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है? भाई कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है? कविता के पंख लगाकर कवि उड़ता है। भाई कवि अपनी कविताओं में पंख लगा देता है, उसे चिड़िया बना देता है और स्वयं उड़ने लग जाता है। वह इसके सहारे मानव मन व समाज की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। प्रसंग नंबर 2। नेक्स्ट प्रसंग, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। भाई इस पंक्तियों में, इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? देखिए, कविता एक खिलना है फूल के बहाने। कवि कहता है कि कविता एक फूल के समान है, लेकिन कविता के खिलने के बारे में भला फूल क्या जानता है? भाई कविता के खिलने को फूल क्या जानता है? कविता के खिलने के बहाने को। कविता एक फूल के समान होती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल के खिलने की भी एक परिणति निश्चित होती है। जब फूल मुरझा जाता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। भाई फूल के खिलने की भी एक परिणति निश्चित होती है। जब फूल मुरझा जाता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, परंतु कविता में हमेशा
वैसी ही महक बनी रहती है। फूल और कविता को यहाँ पर कवि ने एक समान बताया है। जैसे फूल खिलता है वैसे ही कविता खिलती है। तो यहाँ पर एक और प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा है। तो इस तरह कवि ने इस पद को एक्सप्लेन किया। इस पद को करने का भाव कवि का यह है कि कुंवर नारायण जी ने फूल और बच्चे के माध्यम से कविता के महत्व को दर्शाने का प्रयास किया है। भाई इस कविता में, इस पद में कविता को फूल के माध्यम से कविता के महत्व को दर्शाया है, कहीं उन्होंने बच्चे के माध्यम से दर्शाया है, कहीं उन्होंने चिड़िया के माध्यम से कविता के महत्व को दर्शाया है। भाषा सरल, सहज, प्रवाहमय रूप का सुंदर प्रयोग किया इस पद में। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है इन पंक्तियों में। संपूर्ण पंक्तियों में इस प्रसंग में लय विद्यमान है। कविता के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। इस प्रसंग में तुकबंदी के कारण गीता काव्य में विद्यमान हो गया है। नेक्स्ट प्रसंग, इसको हम प्रसंग और व्याख्या के समेत करेंगे। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से उद्गृहित है। इसके रचयिता कंवर नारायण है। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है। भाई वहाँ पर इस कविता में कवि यात्रा के बारे में बताता है, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। तो व्याख्या में देखते हैं क्या बताया गया है। कवि कहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित रहता है। उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। भाई जैसे फूल खिलता है वैसे ही कविता कवि के मन में खिलती है। फूल से कविता में रंग, भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानता है। फूल के खिलने के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, पर कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानता है। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। उनकी परिणति निश्चित होती है। वे घर के अंदर बाहर, एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कविता बिना मुरझाए, बिना खुशबू फैलाए अपने लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। इस बात को फूल नहीं समझ सकता। भाई लेखक ने इसमें क्या विशेषता ली है? इन पंक्तियों में लेखक ने विशेषता ली है कि कविता व फूल की तुलना मनोरम है। मुरझाए महकने में अनुप्रास अलंकार तथा फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार शांत रस है, मुक्त छंद है। नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं। इससे रिलेटेड पहले हम प्रश्न देखते हैं। इस पैराग्राफ से रिलेटेड, कविता एक खिलन है, फूलों के बहाने ऐसा क्यों? भाई कवि कहता है कि कविता एक खिलन है, फूलों के बहाने ऐसा क्यों? कविता फूलों के बहाने खिलना है। भाई कविता को फूलों के बहाने से खिलना बताया गया है, क्योंकि फूलों को देखकर कवि के मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। उसका मन प्रसन्न हो जाता है। उसके मन में कविता फूलों की भांति विकसित हो जाती है। भाई कविता जो है, लेखक कवि के मन में फूलों की भांति विकसित होती रहती है। जिस प्रकार कविता रचने और फूल खिलने में क्या समानता है? जिस प्रकार फूल पराग, मधु और सुगंध के साथ खिलता है, फूल जब खुशबू, मधु और सुगंध के साथ खुलता है, उसी प्रकार कविता भी मन के भावों को लेकर रची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना मुरझाए कौन कहाँ महकता है? बिना मुरझाए कविता हर जगह महका करती है। यह अनंत काल तक सुगंध फैलाती है। कविता का लिखना भला कुल क्या जाने? भाई कविता का खिलना
भला फूल क्या जाने पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। सिर्फ इस पंक्ति का हमें आशय बताना है कि कविता का खिलना फूल क्या जाने। इस पंक्ति का आशय है कि फूल के खिलने व मुरझाने की सीमा है, परंतु कविता शाश्वत है, उसका महत्व फूल से अधिक है। नेक्स्ट प्रसंग, प्रसंग नंबर 3। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर हर एक कर देने के माने, कच्चे ही जाने यानी बच्चे ही जाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। इसमें कवि कहता है कि बच्चों के जो खेल होते हैं वो समान बताता है। भाई बच्चों के खेल समान होते हैं, जिसे केवल शब्दों के माध्यम से खेला जा सकता है। भाई उसे सिर्फ शब्दों के माध्यम से खेला जा सकता है। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा नहीं होती, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक करके देने के माने, बच्चा ही जाने। भाई इसमें कहा है कि जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा नहीं होती, उनके सपने असीम होते हैं, उसी प्रकार कविता भी एक शब्दों का खेल है, जिनके खेल में जड़ चेतन अतीत वर्तमान और भविष्य इसके उपकरण मात्र हैं। बच्चे किसी घर की सीमा के बंधन में नहीं बंधते हैं, उनके लिए सारी पृथ्वी एक घर के समान है। भाई यहाँ पर बच्चों को बताया गया है जब वो खेलते हैं तो वो सीमा के बंधन में नहीं बनते हैं, पूरी पृथ्वी उनके लिए एक घर के समान है, वो कहीं पर भी खेल सकते हैं। उसी प्रकार कविता भी एक शब्दों का खेल है, जिस खेल में जड़ चेतन अतीत वर्तमान और भविष्य उसके उपकरण मात्र हैं। तो इस पंक्तियों का भाव यह है कि प्रस्तुत पद में कवि कुंवर नारायण जी का भाव यह है कि उन्होंने इस पंक्तियों को बच्चे के माध्यम से कविता के महत्व को दर्शाने का प्रयास किया है। पहले पंक्तियों में उन्होंने चिड़िया के माध्यम से कविता को महत्व को दर्शाया, दूसरी पंक्ति में प्रसंग में उन्होंने फूल के माध्यम से कविता को दर्शाया, अब तीसरी पंक्ति में तीसरे प्रसंग में उन्होंने एक बच्चे के माध्यम से, बच्चे के खेल के माध्यम से कविता के महत्व को दर्शाने का प्रयास किया है। इन पंक्तियों में भी लेखक कवि ने भाषा का सरल सहज और प्रभावमयी सुंदर प्रयोग किया है, अलंकारों का प्रयोग किया है और कविता के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। अब इसका प्रसंग और व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से उद्गृहित है। इसके रचयिता कुंवर नारायण है। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। व्याख्या, कवि कहता कि बच्चे के खेल के समान मानता है। भाई कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है। भाई शब्दों के साथ वो कहीं भी किसी तरह भी खेल सकते हैं। वे बच्चों के खेल की तरह कहीं भी कभी भी और किसी भी स्थान पर खेल सकते हैं और अपने शब्दों को प्रकट कर सकते हैं। बच्चों की तरह वे किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराये के भेद नहीं करते। भाई जब वो खेलते हैं तो अपने पराये का भेद नहीं करते, वो सबको एक समान मानते हैं, एक समान खेलते हैं। इसी प्रकार कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है, कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता। तो इसमें क्या विशेषता ली है कवि ने? कविता की रचनात्मक व्यापकता को प्रकट किया गया है
और बच्चों व कवियों में समानता दर्शाई गई है। बच्चा ही जाने पंक्ति में बाल मन की सरलता की अभिव्यक्ति होती है। मुक्त छंद है। बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है। साहित्य खड़ी बोली है। भाई इसमें प्रश्न चिन्ह लगाया गया है, कविता के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। तुकबंदी के कारण गहता काव्य में विद्यमान हो गया है। और इससे रिलेटेड, इस प्रसंग से रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। कविता को क्या संज्ञा दी गई है, क्यों? कविता को खेल की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार खेल का उद्देश्य मनोरंजन व आत्म संतुष्टि होता है, उसी प्रकार कविता भी शब्दों के माध्यम से मनोरंजन करती है तथा रचनाकार को संतुष्ट प्रदान करती है। भाई कविता को खेल की संज्ञा दी गई है, खेल की तरह माना गया है उसको। जिस प्रकार खेल का उद्देश्य मनोरंजन और आत्मा की संतुष्टि होती है, उसी प्रकार कविता भी शब्दों, जो कविता में शब्दों का प्रयोग हुआ है उसके माध्यम से मनोरंजन होता है और रचनाकार को सृष्टि संतुष्टि प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता है? बच्चे कहीं भी कभी भी खेल खेलने लगते हैं। इस तरह कविता कहीं भी प्रकट हो सकती है। दोनों कभी कोई बंधन नहीं स्वीकार थे। कविता की क्या विशेषताएं हैं? कविता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं कि यह सर्वव्यापक होती है, इसमें रचनात्मक ऊर्जा होती है, यह खेल के समान होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा कौन सा बहाना जानता है? बच्चा सभी घर को एक समान करने के बहाने जानता है। तो इस प्रकार हमने कुंवर नारायण जी की पहली कविता के बहाने का एक्सप्लेनेशन किया। हमने सप्रसंग व्याख्या को देखा। हमने यहाँ प्रत्येक पद के प्रश्नों उत्तरों को भी करा जो पठित पद्यांश के पैराग्राफ में पेपर में पूछे जाते हैं। और हमने देखा कि कवि ने किस प्रकार चिड़िया, फूलों और बच्चों के माध्यम से कविता के महत्व को अच्छे से समझाया है। और इस कवि की दूसरी कविता बात सीधी थी पर हम पार्ट 2 में करेंगे उसका एक्सप्लेनेशन। आशा है कि आपको कविता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर और MCQ लेकर आएंगे। अगर आप चैप्टर को अच्छे से समझेंगे तो और आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे साथ बने रहिएगा। हम आगे और भी इसी तरह बहुत सारे स्टडी मटेरियल के साथ आएंगे जिससे पेपर की तैयारी करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और आने वाली वीडियोस की वेट कीजिए। तो तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।